प्यारे बच्चों, हम आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा खंड जो जागृति पाठ है वो लेसन हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लेसन जो आपका है भूगोल खंड का जो पहला लेसन है वह संसाधन एवं उसका विकास है। आप पिछले कक्षाओं में भी संसाधन के बारे में पढ़े होंगे कि संसाधन क्या है। तो हम यहाँ जो प्रारंभ करने चलते हैं संसाधन के बारे में है। उन्हीं संसाधनों में से एक भूमि संसाधन है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भूमि संसाधन क्या है, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और जो मृदा या जो मिट्टी है उसका भारत में वितरण कहाँ कहाँ कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो भारतीय मृदा नष्ट हो रही है, मृदा अपरदन, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के क्या प्रकार हैं, मृदा अपरदन के कौन से कारण जिम्मेदार हैं। फिर मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो हम यहाँ संसाधनों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं संसाधन, आप जानते हैं कि संसाधन से आशय पर्यावरण में उपलब्ध उन सभी वस्तुओं से जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। चाहे यह संसाधन किसी भी रूप में विद्यमान हो। फिर संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है कि संसाधन सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि संसाधन जो आपका है वह संसाधन सामान्यतः दो रूप में पाया जाता है। आपका जो पहला संसाधन है जिसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और जो दूसरा संसाधन है वह कृत्रिम संसाधन है जिसको मानव निर्मित संसाधन भी हम कहते हैं। बच्चों, संसाधन क्या है, यानी प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हो वो संसाधन है। यह संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा संसाधन ये आपका मानव निर्मित संसाधन है, कृत्रिम संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं कि जिसका विकास प्रकृति ने किया है, यानी प्रकृति में हमको निःशुल्क प्राप्त होने वाले जो भी संसाधन हैं, ज्ञात अज्ञात, ये जो है प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, झील, झरना, हवा, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति ने बिना शुल्क लिए हमको प्रदान किया है। फिर दूसरा जो है कृत्रिम संसाधन है। कृत्रिम संसाधन आप जानते हैं कि जिसका निर्माण मानव ने किया है और मानव ने जो प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उसको प्रौद्योगिकी के सहायता से उसके स्वरूप को बदल देता है। जैसे मान लीजिए कि अयस्क आपका प्राकृतिक संसाधन है। फिर अयस्क से हम प्रौद्योगिकी की सहायता से एल्युमिनियम बनाते हैं। यानी आप जानते हैं कि जो अयस्क होता है उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो प्रौद्योगिकी की सहायता से हम उसको शोधन करके बना लेते हैं एल्युमिनियम। फिर जो संस्थाएं हैं, जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, वह इन्हीं संसाधनों से क्या करता है कि तमाम वस्तुओं का निर्माण करता है। एल्युमिनियम से तमाम जो बर्तन बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, तमाम विद्युत उपकरण में इसका इस्तेमाल, तमाम इस प्रकार के जो है उपयोग किए जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मानव द्वारा निर्मित नहीं होता, प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया होता है। कृत्रिम संसाधन जो होते हैं इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को प्रौद्योगिकी की सहायता से हम उसके शुद्ध रूप में लाते हैं। फिर संस्थाओं के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से इसको हम विभिन्न वस्तुओं के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। बच्चों, अब इसका रहा
कि प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया गया कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण जो किया गया है उसको 4 आधारों पर विभाजन किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, देखिए प्रथम उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्तता के आधार पर, तीसरा जो है ये आपका स्वामित्व के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के स्तर के आधार पर है। ये जो है विभाजन किया गया है तो किसका? प्राकृतिक संसाधनों का। कृत्रिम संसाधनों का हमने बताया कि प्रौद्योगिकी की सहायता से संस्थाएं इसके स्वरूप को बदल देती हैं। अब इसमें एक एक करके आप जानने का प्रयास करें। पहला जो आपका है जैव संसाधन, यानी वे संसाधन जिसमें जीवन हो उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों फिर आपका है कि अजैव संसाधन क्या है? वह संसाधन जिसमें जीवन ना हो उसको हम अजैव संसाधन, नाम से ही आप जानिए कि जैव जिसमें जीवन हो, वनस्पतियों में भी जीवन है। फिर आपका जो अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन इसमें जीवन ना हो, जैसे निर्जीव जो वस्तुएं हैं, लवयस्क है, धातुएं हैं, चट्टान है, कोयला है, खनिज, ये सब जो है आपके आ जाते हैं अजैव संसाधन। फिर समाप्तता के आधार पर संसाधन, समाप्तता के आधार पर पहला जो आपका है नवीकरणीय योग्य संसाधन, नाम पर विशेष जोर दीजिए। समाप्तता यानी समाप्ति को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। पहला नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा अनवकरणीय योग्य संसाधन। नवकरणीय योग्य जो संसाधन है जिसका हम उपभोग करते रहते हैं और उसकी रिसाइकिल होती रहती है। जैसे लोहा का हम उपयोग करते हैं, जब लोहा पुराना हो जाता है तो उसको हम कबाड़ के माध्यम से बेच देते हैं, फिर वह रिसाइकिल होकर फिर दोबारा उपयोग के लिए आ जाता है। तो कुछ ऐसे जो संसाधन हैं जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जैसे जल है, जल से हम विद्युत बनाएं तो जल नष्ट नहीं होता, फिर उससे हम विद्युत बनाएंगे। सिंचाई भी करते हैं, नहरों के माध्यम से जल विद्युत जहाँ जहाँ परियोजनाएँ हैं उससे पहले जल बनाते हैं, फिर बांध बना करके नहरों के माध्यम से सिंचाई भी करते हैं। वन है, समाप्त हो रहा है, फिर नया वृक्षारोपण हो रहा है, तो वन है, ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब ऐसे संसाधन हैं। फिर अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने पर हम उसका दोबारा फिर भरपाई नहीं कर सकते। जैसे कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, ये ऐसे संसाधन हैं जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उसमें स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक, कि कौन इसका मालिक है, तो उसके आधार पर जो विभाजन किया गया है। पहला जैसे सामुदायिक आपका व्यक्तिगत संसाधन है, पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन, यानी वे संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन या कृत्रिम संसाधन जिस पर किसी व्यक्तिगत संपत्ति का मालिक हो, जैसे जमीन जायदाद है, गाड़ी मोटर है, आपके भूखंड है, मकान है, ये सब आपके व्यक्तिगत संसाधन हैं। दूसरा आपका है सामुदायिक संसाधन, जैसे वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो बल्कि उसके स्थान पर जो है कई लोगों का अधिकार हो। समूह में जैसे चरागाह हो, खेत खलिहान होते हैं, फिर आपका तालाब है, मैदान है, ये सब जो है व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन है। फिर आपका राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। जितने भी ज्ञान संसाधन हैं, अज्ञान संसाधन, ये सब पर राष्ट्र का अधिकार होता है। आप जानते हैं कि जो 12 समुद्री नाटिकल माइल जो समुद्रों की जो यानी स्थलीय भाग पर तो राष्ट्र का संसाधन है ही है, लेकिन समुद्री सीमा जो स्थलीय सीमा उससे 12 नाटिकल माइल तक भी जो है ये आपके राष्ट्रीय संसाधन है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी
समुद्र तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक राष्ट्र का संसाधन। इसके बाद जो समुद्री क्षेत्र होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता बल्कि सभी देशों का अधिकार होता है। फिर विकास क्या था, अगला जो विभाजन है विकास के संभावी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसका अब तक उपयोग नहीं किया जा सका है। फिर उनको संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं जो है विद्यमान है, लेकिन उसका तकनीकी कारण से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसको संभाव्य संसाधन कहते हैं। फिर आपका जो दूसरा जो संसाधन है जिसको हम कहते हैं कि विकसित संसाधन, यानी वे संसाधन जो प्रमाणीकृत हो चुके हैं, जो उपभोग के लिए तैयार है, उसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। उनकी गुणवत्ता और मात्रा निश्चित होती है। फिर आपका भंडार है, आप जानते हैं खनिज संसाधन भंडार के रूप में विद्यमान है। फिर वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में उन संसाधनों का उपभोग पहुँच से बाहर है। लेकिन हम इस पर प्रौद्योगिकी कर बढ़ाएंगे कि भी जो है उपभोग के लिया जाएगा। फिर आपका संचित कोष है, आप जानते हैं कि जो सुरक्षित भंडार है, ये हमारे पास ज्ञान संसाधन है और उसका निरंतर इस्तेमाल होता रहता है। फिर आप जानते हैं कि संसाधन बहुत ही बहुमूल्य हैं, चाहे जो भी प्राकृतिक संसाधन है। तो संसाधनों का विकास जो है मानव के विकास के अनुरूप होता है। मानव जैसे जैसे विकास के पथ पर अग्रसर होता है वैसे वैसे संसाधनों का विकास होता है और मानव के लिए उपयोगी बने रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि संसाधन का नियोजन भी आवश्यक है। अगर मानिए कि कोयला है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, यह मानवीय सभ्यता के विकास के साथ अगर इनका भी विकास हो रहा है तो उपभोग भी बढ़ रहा है। लेकिन हमको इनका इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से इनको योजना बना करके इनका उपभोग करना चाहिए कि जिससे आने वाले कल के लिए भी ये सुरक्षित किए जा सके। इसी को हम जो है संसाधनों का नियोजन कहते हैं, क्योंकि नियोजन जो है अति आवश्यक है। आप पैसा लेकर के बाजार जाते हो 1000 रुपये, काम आपका 100 रुपये 50 रुपये, तब आप नियोजन नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि पैसा तो हम पर्याप्त मात्रा में रखे हैं। आप जानते हो संसाधन सीमित मात्रा में है। तमाम ऐसे संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जिसको दोबारा रिसाइकिल नहीं की जा सकती, दोबारा प्राप्ति नहीं की जा सकती, तो उसके लिए नियोजन की आवश्यकता है। तो संसाधन सीमित मात्रा में है, सुनियोजित ढंग से जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और इसके बाद आने वाले कल के लिए भी इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अब इन्हीं संसाधनों में से एक संसाधन आपका है भूमि संसाधन, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। और ये संसाधन जो हमने बताया, इसके संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हैं, संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है इसको कैसे विभाजित किया गया, किस आधार पर किया गया, कि इसकी क्या वर्गीकरण हुए, इसकी सभी विशेषताएं हमने आपको बताया। अब हम आपको भूमि संसाधन के बारे में बताने चल रहे हैं। बच्चों, हमने बताया कि हम आपको भूमि संसाधन के बताने में चल रहे हैं। जो भी संसाधन है उनमें भूमि संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी भूमि पर मानव की सभी गतिविधियाँ क्रियान्वित होती हैं। बिना भूमि के तो हम अपने क्रियाकलाप की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं कि भूमि उन प्राकृतिक संसाधनों में इसकी गणना होती है जिसको प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में प्रदान किया है। इसकी जो ऊपरी सतह है यह कृषि करने योग्य है। फिर भूमि की तमाम विशेषताएं होती हैं कि जैसे इसका पूर्ति सीमित है, आप जानते हैं इसकी पूर्ति सीमित है। इसका मालिकाना हक बदलता है, इसमें अस्थायित्व का गुण होता है। भूमि जहाँ वही है, बस इसके मालिकाना स्वरूप बदलते रहते हैं। आज हमारी ज़मीन है, कल हमारी ज़मीन कोई और खरीद लेगा तो मालिकाना हक उसका होगा। फिर
यह गतिहीन, हमने बताया कि ये स्थान परिवर्तन करने का इसमें गुण नहीं होता। फिर यह उत्पादन का अनिवार्य साधन माना जाता है कि अगर भूमि ना हो तो हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। अब तमाम इसके महत्व भी हैं कि यह मनुष्य के जीवन का आधार है, यह आर्थिक विकास का भी आधार है, यह प्राथमिक उद्योगों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास भी इन्हीं भूमि संसाधन पर ही डिपेंड करता है। अगर भूमि संसाधन ना हो तो हम स्थलीय परिवहन के साधनों का विकास नहीं कर सकते। फिर तमाम जैसे भूमि है, भूमि की कैटेगरी है। आप जानते हैं कि भारत में जितनी उपलब्ध भूमियां हैं उनमें में से 43% जो है ये मैदान है। 43% मैदान है। फिर मैदान के बारे में आप जानते हैं कि जो समतल भू क्षेत्र होता है उसको हम मैदान कहते हैं। फिर इसी क्रम में आपके 29%, लगभग 27% भूभाग पर पर्वत है, 30% भूभाग पर आपके पठार, ये समस्त स्थलीय क्षेत्र का विभाजन है, पर्वत, पठार, मैदान है। तो इन्हीं में से भूमि आपका महत्वपूर्ण संसाधन है। इन्हीं भूमि संसाधन जो देखिए हमने ये आंकड़े उपस्थित किए हैं कि जो वर्तमान में कुल भूमि का उपयोग हो रहा है उसमें में से कुल भूमि पर 22%, देखिए वन क्षेत्र है 22.8%। फिर खेती के लिए अनुपयुक्त 14.23%, जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं। इतने प्रतिशत भूभाग जो है 14.23% बंजर भूमि है। इस पर अगर हम भूमि सुधार कार्यक्रम ला करके इसके मिट्टी की जांच करा करके इसमें जो जिन तत्वों की कमी हो उसकी पूर्ति बढ़ा करके हम खेती के लिए इसको उपयोगी बना सकते हैं। अस्थायी जो चरागाह है जिन पर जानवरों के चरने के लिए स्थान है, ये कुल क्षेत्रफल के 4% भूभाग पर है। कृषि योग्य प्रति भूमि 4.8% भूभाग है। प्रति भूमि का मतलब है कि जो भूमि कृषि करने के योग्य होती है लेकिन फिर भी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए उस भूमि के टुकड़े को खाली छोड़ दिया जाता है, जिसको हम प्रति कहते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में इस शब्दों का प्रयोग आप बहुत जानते हैं। फिर इसी अनुरूप आपका शुद्ध बोई गई भूमि 46% है जो बोई गई है। फिर एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, यानी कुछ ऐसी भूमियाँ होती हैं जिस पर एक वर्ष में 2 फसलें उत्पादित की जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे भूमि के टुकड़े होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही फसल पैदा की जा सकती है, चाहे मोटे अनाज हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, इनमें कोई एक फसल, चाहे उसके पीछे ये जो प्राकृतिक जो वातावरण है, प्राकृतिक जो जलवायु हुआ कहीं कहीं जिम्मेदार हो जाती है। फिर कुल फसली, देखिए कुल फसली क्षेत्रफल यानी जो 2 वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन किया जाता है और जो वर्ष में 1 बार फसल ली जाती है, कुल मिलाकर के 63.88% भूमि ऐसी है कि जिस पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। ये हमने भूमि उपयोग का एक आंकड़ा उपलब्ध कराया। अब आप जैसे हमने पहले बताया कि मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा सभी ज्ञात संसाधनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर जो है हमारी जीविका निर्भर करती है। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के उगने बढ़ने के लिए, खेती करने के लिए जीवाश्म, खनिज पदार्थ व नमी प्रदान करती है, उसको हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। बच्चों, अब आप जानते हैं कि पिछले कक्षा में आप पढ़े भी होंगे कि कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि जो भी मृदा का निर्माण हुआ है यह चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप हुआ है, चाहे आग्नेय शैल हो,
चाहे अवसादी शैल हों, ये दोनों शैलों के निरंतर अपर्दन से प्राकृतिक कारकों के द्वारा अपक्षय एवं अपर्दन से ही मिट्टियों का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं कि धरातल पर जो प्रथम चट्टान आई वह आग्नेय चट्टान थी, इसीलिए उसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इन्हीं के अपर्दन के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण हुआ। और तो ये है मृदा है। अब सबसे बड़ी आजकल समस्या है कि मृदा अपर्दन की, मृदा अपर्दन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए मृदा का सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। और निरंतर कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण से मृदा निरंतर अपर्दित होती चली जा रही है। तो मृदा का अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन के कारण क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो भूक्षरण या मृदा अपर्दन कहने का मतलब है कि जल और वायु दो मृदा अपर्दन के महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जल अथवा वायु के प्रभाव के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपर्दन या भूक्षरण कहलाता है। इसके दो कारण हैं, एक तो तीव्र गति से चलने वाली पवनें भी मृदा अपर्दन का कार्य करती हैं, और जल प्रवाह, चाहे बाढ़ का पानी हो, चाहे नदियों के जल का प्रवाह हो, ये जो है प्रवाह मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। और जो कृषिगत भूमियाँ हैं, उस कृषिगत भूमि में जो निरंतर कमी हो रही है, उसके पीछे कहीं कहीं मृदा अपर्दन या मृदा प्रदूषण ही जिम्मेदार माना जाता है। अब हमने बताया कि मृदा अपर्दन के दो कारण, जल द्वारा अपर्दन और वायु द्वारा अपर्दन। मृदा अपर्दन से हानियाँ क्या हैं, हानियों के बारे में आप जान लीजिए कि इससे क्या है, सूखे की स्थिति आ जाती है, फसलों को हानि हो जाती है, जल स्तर नीचे चला जाता है, फिर ट्यूबवेल नलकूपों का जल स्तर जब नीचे चला जाएगा तो सिंचाई के लिए बाधक हो जाते हैं। मृदा अपर्दन के कारण क्या है, मृदा अपर्दन के कारण में आपका वनों की अंधाधुंध कटाई है। आप जानते हैं कि वन का निरंतर तेजी के साथ विनाश हो रहा है, चाहे परिवहन के विकास के साधनों के कारण से, चाहे औद्योगिक कल कारखानों के स्थापना के कारण से, या मानव की जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वनों क्षेत्रों की निरंतर कटाई हो रही है। फिर आप अनियंत्रित पशुचारण भी जिम्मेदार माना जाता है कि पशु निरंतर चलते रहते हैं खुली भूमि पर, उनके जो खुर है पैर, उससे मिट्टियाँ ऊपरी परत कटती जाती है, जिससे मृदा अपर्दित होती चली जाती है। फिर आपका अवैज्ञानिक कृषि है, जिसको झूम कृषि भी कह सकते हैं, या जो है अविवेकपूर्ण जो है भूमियों का उपयोग है, उसके तरह से जो है। अब यह है कि मृदा को हम संरक्षित किस प्रकार करें। मृदा संरक्षण क्या है कि जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वही मृदा संरक्षण कहलाता है। इसमें क्या है कि वन रोपण किया जाए। वन रोपण करने से क्या होगा, अगर पहाड़ वाले क्षेत्र में वन रोपण होगा तो इससे होगा कि मिट्टी को जो है वृक्षों की जड़ें बांधे रखते, जिससे तीव्र जल बहाव के कारण से वह नष्ट नहीं होने पाता। फिर बांध बनाया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आता है तो बांधों के द्वारा जो है मृदा अपर्दन को रोक लिया जाता है, जिससे जल अनियंत्रित होकर के नहीं बने पाता। पशुचारण पर भी नियंत्रण रखा जाता है कि पशुचारण को नियंत्रित रखा जाए, जिससे मृदा की ऊपरी परत कटने नहीं पाएंगी। पंक्तिबद्ध पौधे भी लगाए जाते हैं कि जिससे चाहे बाढ़ वाले क्षेत्रों या तीव्र आंधी वाले क्षेत्रों वहाँ उसको रोका जा सके। इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध रहेगी, और बढ़ती हुई जनसंख्या को इन भूमियों को, जो इन भूमि का प्रबंधन करके हम उस जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। अब हम आपको मृदा के बारे में पढ़ाएंगे कि मृदा कौन कौन होती है, मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसके क्या विशेषता होती है, सबके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।